मैं आपसे पूछना तो चाह रहा हूँ, ये जो हैपेजेड किस्म की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं कि पहले जो है एकदम ईसीसी को हेड प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे, फिर 24 घंटे के अंदर पता चला इसाक डार साहब भी उसमें से निकाल दिए गए हैं, और अब दोबारा पहले समझ नहीं आ रहा था कि उनको एक लूली लंगड़ी किस्म की फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जा रही है, एक पावरलेस किस्म की, जिसके अंदर से इकनॉमिक अफेयर्स भी निकाल दिया गया है, प्राइवेटाइजेशन से भी उनको निकाल लिया गया है, और यहाँ से एकदम रिवर्सल हो गया। तो ये जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, मैं पूछना तो इस पर चाह रहा हूँ आपसे, मगर क्विकली आप एचएसएम के मुतल्लिक कुछ कहना चाह रहे थे। जी हमें बहुत शुक्रिया। देखिए, जब भी कोई मईशत के ऊपर बाहर के लोग देखते हैं तो सिग्नल्स बड़े जरूरी होते हैं। ये जो आपने सारी बातें की हैं, ये एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ सिग्नलिंग हो रही है, उस पे फिर लोग जो है एतमाद नहीं आता। अब आप विल्सन के प्रिंसिपल का देखिए कि जो न्यूज आइटम गया है वो बड़ा क्लियरली डैमेजिंग है कि एक प्रोफेशनल को आपने पॉलिटिकली मैनिपुलेट करने की कोशिश की, उसने स्टैंड लिया और आपने उसने रिजाइन कर दिया ना। उससे जो इन्वेस्टर को खबर जाती है कि देखें इदारे जो हैं वो महफूज हाथों में नहीं है, सियासत ने कैप्चर किया हुआ है। अब चाहे इस खबर में असल कोई हकीकत डिफरेंट हो, लेकिन एक दफा आपने इसका डैमेज नहीं कंट्रोल किया। ये जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था तो उस वक्त इन्हीं प्रिंसिपल साहब का अचानक वीजा रिन्यू करने से गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया था, और उस पर फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर के बाद पर्सनली जाना पड़ा था कि देखिए आप इंटरवीन कीजिए कि हम बिलावजह अगर इस तरह वीजे खत्म कर देंगे तो जो बाहर की कंपनियों के सीईओज वगैरह हैं वो सब इनसिक्योर हो जाएंगे। हमें इन चीजों को डीपर सोचना चाहिए। चलिए, आपने कंफर्म किया। मैं ये इशारतन यही कह रहा था कि इनके साथ ये ज्यादतियों का सिलसिला ये काफ़ी पहले से जा रहा था, और मेरे लिए तो बहुत तकलीफदेह बात ये है कि सैयद बाबर अली की बहुत पाकिस्तान के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। वो उन इंडस्ट्रियलिस्ट में से हैं, पाकिस्तान के अमीर लोगों में से, जिनका चैरिटी के लिए, फिलंथ्रॉपी के लिए बड़ा रोल है, और बड़े ही उनको जिस तरीके से इससे हटना पड़ा है इस उम्र में, और गालबन उनका कहानी सुना जा रहा कि वो क्या कह रहे हैं इस प्रिंसिपल के मुतालिक, बल्कि बुलीगर रहमान साहब का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बहरहाल थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अब मैं अपने ओरिजिनल उस पर आना चाह रहा हूँ कि ये जो हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि औरंगजेब साहब की, हालांकि हमारा इम्पोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर का तजर्बा अच्छा नहीं रहा हुआ, मेरा ख़ास तौर पे बड़ा ही एक तासुस शौकत अजीज के ज़माने से है, पर कुछ वो अच्छी बातें कर रहे हैं, उम्मीद की जाती है कि चलो यार पाकिस्तान का बेहतर हो, मगर इस तरह की हैपेजेड डिसीजन से तो ये एक बड़ी एक कंफ्यूज गवर्नमेंट लग रही है। जी आमिर, आप अगर पहले बात नंबर वन, अभी मैं अभी 2 माह से तकरीबन यूरोप में था, काम कर रहा था, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी कुछ काम करता हूं। जो सिग्नल्स जा रहे हैं इस वक्त, आप अगर वजीरों के पोर्टफोलियो देखिए उससे भी कंफ्यूज जा रहे हैं। देखें ना, अगर हमारी प्रायोरिटी क्लाइमेट चेंज है, अभी तक कोई ऐसा वजीर हमें दिखाई नहीं दे रहा। कॉमर्स के ऊपर भी हमारे जो वजीर हैं उनका बैकग्राउंड नहीं है। इन्वेस्टमेंट पे हमने वजीर लगाए हैं जो रूलिंग पार्टी से नहीं है, और जो कमेटी बनी है कैबिनेट की उसको फॉरेन मिनिस्टर चेयर करेंगे, प्राइवेटाइजेशन की भी करेंगे। अच्छा, ये जो कंफ्यूजन है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी डैमेजिंग है, और बड़ी 3 मैसेज दे रही है। मैसेज 1 कि जो पार्टियां हैं इन्होंने मईशत के ऊपर कोई तैयारी नहीं की हुई है और उनके पास लोग नहीं है, और जो क्लियर है, जो हम फाइनेंस मिनिस्टर लाए हैं उनके पास इंटरनेशनल इदारों से डील करने का तजुर्बा नहीं है, और गुर्बत के मुतल्लिक या ह्यूमन डेवलपमेंट के मुतल्लिक पॉलिसी मेकिंग का, पब्लिक पॉलिसी का तजुर्बा नहीं। अब अल्लाह करे कि उस पर कामयाब हो, एक अच्छे प्रोफेशनल हैं, लेकिन एक प्रॉफिट मेकिंग इदारा चलाना और स्टेट क्राफ्ट 2 बड़ी फर्क चीजें हैं, तो अभी उनको टेस्ट किया जाएगा। ये जो सिग्नलिंग हो रही है आमिर साहब, दैट वरीज मी। ये बताती है कि तैयारी बिल्कुल नहीं है, और उसमें खतरा ये होता है, मैं इसको IMF से लिंक करूंगा, कि फिर इंटरनेशनल इदारा जो भी टेबल पे रखता है आप डेस्परेशन में उसको साइन ऑफ कर देते हैं अगर आपके पास काउंटर की तैयारी ना हो। जिस भी मुल्क ने IMF से अच्छा डील किया है उन्होंने पहले अपना होम ग्रोन ऑप्शंस की तैयारी सामने रखते हैं ताकि निगोशिएशन हो। हम रिएक्टिव काम कर रहे हैं कि आप बताइए, IMF कहता है आप ये काम कर दें, हम कहते हैं अच्छा ये नहीं, हम 2 में से 3 ये पिक कर लेंगे। तो अभी तो ये सिग्नल मुझे दिखाई दे रहा है। जी, ये बिल्कुल। एक और जो बहस यहाँ छिड़ गई है
कि जो फाइनेंस मिनिस्टर्स के एक दो इंटरव्यूज़ आए हैं उसमें उन्होंने भी इशारे दिए हैं, पहले भी ये इशारे आए हैं कि एनएफसी को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। गो के मेरा ख्याल है उसके लिए आइनी तरमीम बड़ी ज़रूरी है, 18वीं तरमीम को रिविज़िट करना पड़ेगा, जो एक नंबर्स गेम बहरहाल मुश्किल काम भी है। मगर एक डिबेट शुरू हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुफ्ता इस्माइल साहब ने उसके हक़ में कहा कि जनाब वाकई बड़ी सूरत हाल बुरी है कि 57% जो है वो सूबे ले जाते हैं और वो 90% वफाक से पैसे लेते हैं और वो अपने टैक्सेस नहीं लगाते हैं, बला बला बला। उन्होंने बिल्कुल एक इल्ज़ामात की जो है सूबों के ऊपर वो छाड़ कर दी है। और आज कैसर बंगाली साहब का एक आर्टिकल छपा है जो वो उनकी डिफेंस में आए हैं सूबों की कि जनाब आप ये पूरी स्टोरी नहीं दे रहे कि ये मामलात हैं जहां वफाक की भी ये जिम्मेदारियां आप अपने फलानी चीज़ों से सिविल मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स कम करें, आप फलानी जगहों से अपने पैसे काटें, तो उसके बाद उनको इल्ज़ाम दें। आप इस इशू के ऊपर पहली बात कि हाउ इजी इट इज़ टू रिविजिट एनएफसी, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, मगर इस डिबेट में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दोनों तरफ से करेक्शन की जरूरत है। जब हुकूमत ने ये डिवॉल्व किया सूबों को तो उन्होंने फेडरेशन का साइज छोटा नहीं किया, खर्चा डबल हो गया। सूबों ने क्योंकि उनको कर्ज फेडरेशन लेता है और ग्रांट के तौर पे आगे देता है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि हमने ये पैसा वापस करना है, उन्होंने अपनी कैपेसिटी नहीं बिल्ड की। अब ये चीजें यहां प्राइम मिनिस्टर की कन्वीनिंग पावर टेस्ट होगी, कोलेशन के साथ, क्योंकि दो ऐसे इश्यूज हैं जिन पे मुझे ट्रबल दिखाई देती है। एक, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है 18th अमेंडमेंट को ओन करती है और कैसर का आर्टिकल उसी की रिफ्लेक्शन है। जो दूसरी चीजें कंटेस्ट होगी आइडियोलॉजिकली उन पीपल्स पार्टी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। अब इन दो चीजों के ऊपर अगर तो प्राइम मिनिस्टर बना लेते हैं, लोगों को टेबल पर ले आते हैं, तो आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ी रॉकी राइड है और ये होने वाली नहीं है, क्योंकि पोजीशंस बड़ी हार्ड है। दूसरा ये है कि सूबों से अगर पैसे आप रैशनलाइज करते हैं, आपको शायद फैक्चुअल में एक नंबर दूं, ज़ियाउल-हक साहब से पहले जो सूबों का शेयर होता था वो 70% से ज्यादा होता था। फेडरेशन सिर्फ 22% में गुजारा करती थी, 4% उनको कलेक्शन चार्जेस मिलते थे। जब मार्शल लॉ लगा तो ये रिवर्स हो गया, जो इस्लामाबाद का खर्चा था वो तकरीबन 70% हो गया, सूबों का 30 हो गया। अब हमने उसको फिर से रिवर्सल की तरफ ले जाना शुरू किया। सो हम एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, एक्चुअल मसला मैं दो चीजें क्लियर करता जाऊं। ये जो हम इकोनॉमी की इस वक्त बात कर रहे हैं, ये जो स्टेप्स हो रहे हैं, चाहे एफबीआर हो या कुछ हो, ये हुकूमत को सहारा देने की बात हो रही है, ये कोई लोगों के जॉब क्रिएट करने की बात नहीं हो रही है। तो एफर्ट इस वक्त यह है कि किसी तरह हुकूमत की किताब बैलेंस हो पाए। वो इसके पॉलिटिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं कि ये पीपल्स पार्टीज़ पे जिसके ऊपर मरून मिन्नत है ये फेडरल गवर्नमेंट, वो उनका एनएफसी के ऊपर और 18वीं तरमीम में बड़ा स्टैंड है। उस तरह ही केपी के अंदर जो है एक डिफरेंट गवर्नमेंट है, वो क्यों कॉपर, और यहाँ वो बातचीत का माहौल भी कोई इतना साजगार नहीं है जिसमें इस तरह का बड़ा फैसला हो जाए। ये तो बिल्कुल अपनी है। दूसरा, इसके अंदर जो एक और जो औरंगजेब साहब ने कहा है, बहुत जोर दिया हुआ है कि जनाब ये हमें ज़रूरत है कि ऑफकोर्स सारी गवर्नमेंट्स ही ट्राई करती रही हैं और सब मानते हैं कि रिटेलर्स को टैक्स लगाने की ज़रूरत है, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाने की ज़रूरत है, बिग एग्रीकल्चर के ऊपर लगाने की ज़रूरत है। वो क्वेश्चन हमेशा एक ही रहा है कि जी ये बिल्ली के गले में ये घंटी कैसे, कौन नहीं कैसे बांधी जाएगी? देखिए, हमें जहां तक जरूरत का ताल्लुक है, ये तो सब जानते हैं क्या जरूरत है, और इसको कहना तो मैं स्पेसिफिक कर देता हूं कि पंजाब के अंदर ही फॉर एग्जांपल ये नून लीग को ही रिटेलर के ऊपर जो है अपनी ही गवर्नमेंट है, वहां पे ये आप आसानी से होता देख पाएंगे, ये कर लेंगे। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का भी हाल ही में, मैं सॉरी लंबा मेरा सवाल हो जाएगा, कि उन्होंने हाल ही में जो है इधर से आईएमएफ को वो कह रहे हैं औरंगजेब साहब कि हम उनकी बिल्कुल पूरी अमल दरामद करेंगे और लॉन्ग टर्म उनसे करेंगे। नवाज शरीफ साहब का बयान आ गया कि ये गैस और बिजली पे ये जो है आईएमएफ के कहने पे नहीं डाला जा सकता। वो पहले ही ये वाइब्स आनी शुरू हो गई है, तो आगे क्या करेंगे? कि देखिए, ये जो गुड कॉप बैड कॉप का सिग्नल है, अगेन बहुत बुरा है।
आपका रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंस मिनिस्टर है, उसको जो बात करता है पॉलिटिकल क़यादत को विजिबली पीछे खड़ा होना चाहिए। आपको याद होगा जब मिफ्ता थे फाइनेंस मिनिस्टर, तो जब उन्होंने गैस की प्राइसेस को रैशनलाइज किया था तो पॉलिटिकल एलीट ने, मरियम साहबा ने और सब ने उनके ऊपर बिल्कुल बुछाड़ कर दी थी, अटैक। सो उससे सिग्नल ये जाता है मार्केट को कि जी ये जो है बाइख्तियार नहीं है। हमें इसकी गवर्नेंस और ऑप्टिक्स को बड़ा क्लियरली समझने की जरूरत है। इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो दुनिया के सारे मुल्कों से डील करते हैं, उनको सब नजर आ रहा है। देखिए, क्योंकि मेरा तल्लक 30 बरस से इन इदारों से रहा है, तो जो मेरी बातचीत उनसे हो रही है, उनका पहला सवाल यही है कि क्या कोलिशन इसको डिलीवर कर पाएगी, क्या यहां पर हमारे जो हैं लीड एफबीआर के और इसके, देखिए ना, औरंगजेब साहब ने पहला इंटरव्यू दिया और प्राइवेटाइजेशन को उन्होंने कहा मेरी प्रायोरिटी है। अब जो सीसीओपी बनी है उसको हेड फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं। सो सडनली कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो जाते हैं। आई थिंक हमें इसको बड़ा संभल के चलना चाहिए। मैं इस दफा जो मेरी राय है इंटरनेशनल दुनिया से बात करके, पाकिस्तान को बेल आउट नहीं मिलेगा।